अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो 305, दूसरा ऑप्शन है 406, तीसरा ऑप्शन है 206 और जो चौथा ऑप्शन है वो है 106। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सी है, 206। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नर्सिंग सेवाओं के संगठन में सबसे ऊपर होता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें जो पहला ऑप्शन है अस्पताल, दूसरा ऑप्शन है बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है वार्ड और चौथा ऑप्शन है वो है नर्सिंग स्टेशन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, बोर्ड। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि टीकों के लिए क्या सत्य नहीं है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये तापमान के लिए संवेदनशील होते हैं, दूसरा ऑप्शन है यह रोशनी के प्रति संवेदनशील होते हैं, तीसरा ऑप्शन है ये किसी रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता देते हैं और जो चौथा ऑप्शन है वो है कि सर्दी जुकाम में टीका नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, कि सर्दी जुकाम में टीका नहीं लगाना चाहिए, यह टीके के लिए सत्य कथन नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि वीवीएम में अंदर चौंकाने का रंग अधिकतर कौन सा होता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है काला और चौथा ऑप्शन है वो है सफ़ेद। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी, सफ़ेद, यानी वीवीएम में अंदर चौंकाने वाला जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है अधिकतर। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो है यदि महिला का इम्यूनिटिक द्रव्य सुनहरे रंग का है तो यह संकेत है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है पोस्ट मैच्योरिटी, दूसरा ऑप्शन है वो है फीटल स्टेज, तीसरा ऑप्शन है वो है इंटा यूटेराइन डेथ और जो चौथा ऑप्शन है वो है रिसेस हिमोलिटिक रोग। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, रिसेस हिमोलिटिक रोग। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि फीटस का लिंग निर्धारण कब से हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 12 सप्ताह से, दूसरा ऑप्शन है वो है 16 सप्ताह से, तीसरा ऑप्शन है वो है 19 सप्ताह से और जो चौथा ऑप्शन है वो है 20 सप्ताह से। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 16 सप्ताह से, यानी 16 सप्ताह के बाद फीटस का भ्रूण का जो लिंग निर्धारण है वो हम कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सबके लिए स्वास्थ्य लक्ष्य को किस अनुमोदन के अंतर्गत रखा गया। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूनेस्को, दूसरा ऑप्शन है वो है यूनिसेफ, तीसरा ऑप्शन है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ और जो चौथा ऑप्शन है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है वो उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है NMHP, दूसरा ऑप्शन है वो है प्लीज, तीसरा ऑप्शन है वो है MHP और जो चौथा ऑप्शन है वो है PHN। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, NMHP। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन साइकेट्रिक स्वास्थ्य समूह का सदस्य नहीं है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है MPW, दूसरा ऑप्शन है वो है ECT टेक्नीशियन, तीसरा ऑप्शन है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और जो चौथा ऑप्शन है वो है साइकेट्रिस्ट। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, MPW। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है गामा किरणें, दूसरा ऑप्शन है वो है एक्स किरणें, तीसरा ऑप्शन है वो है अल्ट्रासाउंड और जो चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको ही बताना है। इसलिए आप जो इसका जो राइट आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था, वो था कि हड्डी व दांतों के निर्माण व वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन थे वो थे विटामिन ए, दूसरा था विटामिन डी, तीसरा था विटामिन बी और जो चौथा ऑप्शन था वो था विटामिन सी। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, विटामिन डी, यानी विटामिन डी है वो हड्डी व दांतों के निर्माण और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसी तरह हमने जो अभी क्वेश्चन दिया है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो राइट ऑप्शन है वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर अब इसका जो राइट आंसर है वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी मरीज को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल लाया गया और उसकी हृदय धड़कन सुनाई नहीं दे रही है, साथ ही कैरोटिड प्लस भी नहीं है, तो वह सांस भी नहीं ले रहा है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है कार्डियक मसाज, दूसरा ऑप्शन है वो है मुंह द्वारा सांस, तीसरा ऑप्शन है वो है ऑक्सीजन लगाएंगे
और जो चौथा ऑप्शन है वो है आईवी ड्रिप चढ़ाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, मुँह द्वारा समास, यानी मुँह द्वारा समास देंगे हम उसको। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे का सही उपचार कहाँ पर होता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है आईसीयू में, दूसरा ऑप्शन है वो है वार्ड में विशेष देखभाल करके, तीसरा ऑप्शन है वो है माता के साथ, और चौथा ऑप्शन है वो है आइसोलेशन वार्ड में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, आईसीयू में, यानी समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे का जो उपचार है वो आईसीयू में होता है। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोप्स फिटेलिस का लक्षण नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है गंभीर एनीमिया, दूसरा ऑप्शन है वो है एसाइटिस, तीसरा ऑप्शन है वो है शिशु मृत्यु, और जो चौथा ऑप्शन है वो है छोटा प्लेसेंटा। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, छोटा प्लेसेंटा। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि राइट्रोडीन दवाइयों को किस स्थिति में नहीं लेते। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है प्री एक्लेप्सिया, दूसरा ऑप्शन है वो है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है वो है प्रसव पूर्व रक्तस्राव, और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त सभी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के ऑब्सेसिव थॉट निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है धार्मिकता एवं गुस्सा, दूसरा ऑप्शन है वो है वैज्ञानिक सोच, तीसरा ऑप्शन है वो है धूल एवं संक्रमण, और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि संतुष्टि के लिए सही समय का इंतजार करना किसके अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है आईडी, दूसरा ऑप्शन है वो है ईगो, तीसरा ऑप्शन है वो है सुपर ईगो, और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी ईगो के अंतर्गत आता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो है कि लस्सी के वाटिकाओं के द्वारा जो द्रव्य लस्सी की ग्रंथियों तक पहुंचाया जाता है कहलाता है। इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है रुधिर यानी ब्लड, दूसरा ऑप्शन है वो है लिम्फ, तीसरा ऑप्शन है वो है प्लिया, और जो चौथा ऑप्शन है वो है कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, लिम्फ, लिम्फ पहुंचाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पैरा का अर्थ है। इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है जिस महिला ने किसी जीवित बच्चे को जन्म दिया हो, दूसरा ऑप्शन है वो है महिला ने गर्भ धारण किया हो, तीसरा ऑप्शन है वो है जिस महिला ने जीवित या मृत बच्चे को जन्म दिया हो, और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए, कि जिस महिला ने किसी जीवित बच्चे को जन्म दिया हो उसे पैरा कहा जाता है, या उसका पैरा उसका अर्थ है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पर्सवाशेप रोग के खतरे को बढ़ावा देता है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है प्रोटीन यूरिया, दूसरा ऑप्शन है वो है एडोलेसेंट उम्र, तीसरा ऑप्शन है वो है वजन बढ़ना, और जो चौथा ऑप्शन है वो है ग्लूकोज यूरिया। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, एडोलेसेंट उम्र। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से अस्थायी कठोरता के निराकरण की विधि है। तो इसमें हम जो 4 विधि है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है बेस एक्सचेंज प्रोसेस, दूसरा है वो है परम्यूटिक प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन है वो है डमिंग, और जो चौथा ऑप्शन है वो है कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, परम्यूटिक प्रोसेस। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकार कार्बनिक साइकोटिक विकार है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है बेहोशी में बोलना, दूसरा ऑप्शन है वो है मनोभ्रम, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है न्यूरोसाइकोट्रिक सिंड्रोम, और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन सामान्यतः किस साइकोसिस में पाया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है कार्यात्मक साइकोसिस, दूसरा ऑप्शन है वो है कार्बनिक साइकोसिस, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है ए और बी दोनों, और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, कार्यात्मक साइकोसिस। तो अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि स्किज़ोफ्रेनिया विकार है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है कार्बनिक मनोवैज्ञानिक विकार, दूसरा ऑप्शन है वो है अकार्बनिक मनोवैज्ञानिक विकार, तीसरा ऑप्शन है वो है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी, अकार्बनिक मनोवैज्ञानिक विकार। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ईसीटी का पूरा नाम क्या है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रो कंप्यूटेड टोमोग्राफी,
दूसरा ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, तीसरा ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव टोमोग्राफी, और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब